मुख्य द्वार के बाहर ही शहनाई की धुन गूंज रही थी, मानो किसी ने सारी खुशियों को उस वाद्य यंत्र में कैद कर दिया हो। मैं अपनी गाड़ी से उतरी तो सबसे पहले मेरी नजर उस विशाल पट्टिका पर गई जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, राजमहल समारोह भवन। वही जगह, वही मुख्य द्वार, वही लाल कालीन और वही जगमगाते दीप। बस फर्क इतना था कि आज मैं वहां कोई साधारण मेहमान बनकर नहीं आई थी, बल्कि नियति का वो प्रहार बनकर आई थी जो उनका अहंकार तोड़ने वाला था। मैंने जानबूझकर एक बेहद साधारण सी सादी पहनी थी, जिसके आंचल पर एक हल्का सा दाग भी था। मैं चाहती तो उसे छिपा सकती थी, पर मुझे आज अमीर दिखना ही नहीं था। मुझे आज वही पुरानी बेबस जिया दिखनी थी जिसे वे लोग बरसों से अपने उपहास का केंद्र बनाते आए थे। द्वारपाल ने मुझे ऊपर से नीचे तक घृणा भरी दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था कि यह दरिद्र यहां कैसे आ गई। मैंने उसे कोई निमंत्रण पत्र नहीं दिखाया, बस शांत कदमों से भीतर की ओर बढ़ गई। पीछे से किसी रिश्तेदार की व्यंग्य भरी आवाज आई, अरे छोड़ो, वंदना जी की दया से आई होगी बेचारी। यह बेचारी शब्द हवा में तैरकर मेरे कानों में ऐसे चुभा जैसे किसी ने कलेजे में खंजर घोंप दिया हो। मैं ना तो रुकी और ना ही मेरे चेहरे पर कोई पिड्ढा झलकी। मैंने अपने कदमों को इतना सधा हुआ रखा कि कोई मेरे भीतर पल रहे तूफान को भांप ना सके। समारोह कक्ष के भीतर कदम रखते ही झूठी चमक और खोखले शोर ने मुझे घेर लिया। सामने मंच की पृष्ठभूमि पर फूलों की लड्डियों के बीच लिखा था, वंदना जी को 60वें जन्मोत्सव की बधाई। वहां उपस्थित हर रिश्तेदार एक दूसरे को उनके परिधानों, आभूषणों और धन संपदा से तौल रहा था, और उस निर्दयी दृष्टि में मैं सबसे आसान शिकार थी। मुझे देखते ही दो महिलाओं ने फुसफुसाते हुए कहा, हे राम, इस लडचकी की तो दशा ही नहीं सुधरी। पास खड़े एक बुजुर्ग ने अपने साथी को कोहनी मारते हुए कहा, अरे यही है हरीश की अभागी बेटी, मां क्या मरी, पूरे घर का दुर्भाग्य बन गई। उन पत्थर दिल लोगों के लिए मेरी मां का परलोक सिधारना कोई पीढ़ा नहीं, मात्र एक छटपटा किस्सा था। मेरी रूह कांप उठी थी यह सोचकर कि दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है, पर मैंने खुद को याद दिलाया कि आज मेरा काम रोना नहीं है। आज मेरा काम सिर्फ देखना और सुनना है, क्योंकि प्रतिशोध का वार तभी अचूक होता है जब शत्रु को अपनी जीत का पूरा भ्रम हो जाए। मेरी उंगलियों में मेरा दूरभाष यंत्र था, जिसका वजन मुझे याद दिला रहा था कि आज मेरी मुट्ठी में सिर्फ कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके विनाश के साक्ष्य हैं। मंच के पास मेरी सौतेली मां वंदना खद्दी थी, रेशमी सादी, बहुमूल्य आभूषण और चेहरे पर वही कृत्रिम मुस्कान जो वह हमेशा दुनिया को दिखाने के लिए पहनती थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों ने एक क्षण के लिए रंग बदला, फिर वही मीठा और विशैला चेहरा वापस आ गया। वह मेरी तरफ दोनों हाथ फैलाए बढ़ी, मानो मुझे गले लगाकर अपनी महानता का प्रदर्शन करना चाहती हो। अरे जिया बेटी, आ गई तुम। उसकी आवाज में मिठास थी, पर उस मिठास के नीचे छिपे विष को सिर्फ मैं पहचान सकती थी। आओ आओ, सब तुम्हें ही खोज रहे थे। कैसी हो तुम? मैं जानती थी कि इस कैसी हो का अर्थ वास्तव में क्या तुम अब भी उसी तरह टूटी हुई हो था। मैंने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, ठीक हूं, बस। वंदना ने मेरा हाथ पकड़ा और भिड्डन की तरफ घुमाकर उपहास के स्वर में कहा, देखो देखो, हमारी जिया को सादगी कितनी पसंद है ना? पास खड़ी डॉली, मौसी जोर से हंसी। हाँ हाँ, सादगी कहो या मजबूरी, और उनके साथ पूरा कक्ष ठहाकों से गूंज उठा। यहां हंसी भी दूसरों को नीचा दिखाने का एक अस्त्र होती है, पर मैं हंसी नहीं, मैं बस उन सब की आंखों में अपनी नफरत को दबाकर देखती रही। उन्हें लगा होगा कि मैं शर्म से गड्डे गई हूं, पर सच तो यह था कि मैं उनके हर तंज, हर अपमान को अपने भीतर एक आग की तरह संजो रही थी। तभी कुणाल मेरे पास आया, वंदना का सगा बेटा, जो मुझसे उम्र में छोटा था पर घमंड में सबसे बड़ा। उसके परिधान बहुमूल्य थे और आंखों में वही अहंकार था, मानो उसने पूरी दुनिया खरीद ली हो। दांत दिखाकर मुस्कुराते हुए उसने कहा, ओहो जिया दीदी, आज तो बहुत ही साधारण रूप में आई हो। अभी भी वही दूसरों की औषधीय मालिश का काम कर रही हो क्या? उसके मित्रों ने ठहाका लगाते हुए कहा, भाई, मालिश के काम में भी बहुत धन है, बस ग्राहक अच्छे होने चाहिए।
यह सुनते ही मेरी आंखों से जैसे लहू उतर आया। वे मेरे पेशे का नहीं, मेरी अस्मिता और मेरे चरित्र का चीरहरण कर रहे थे। मैंने अपने क्रोध को पीते हुए अत्यंत शांत स्वर में कहा, कर्म तो कर्म होता है कुणाल। मेरे पिता हरीश दूर एक कोने में बैठे थे। उनका चेहरा थका हुआ था और वे अपने यंत्र पर कुछ देख रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, और यदि देखा भी तो ऐसे जैसे मैं कोई निर्जीव वस्तु हूं। मां के जाने के बाद पिता ने मुझे कभी सीधे नहीं देखा था। यही मेरी सबसे पुरानी और सबसे गहरी चोट थी, जिसने मेरा कलेजा चीर कर रख दिया था। मां की मृत्यु के बाद वंदना ने इस घर में कदम रखा था, और धीरे धीरे मेरी किताबें, मेरी आजादी, मेरी पहचान, सब कुछ छीन लिया गया था। पिता ने मुझसे कहा था कि घर में रहना है तो वंदना के बनाए नियमों पर चलना होगा, और उन नियमों का अर्थ था मेरा एक दासी बन जाना। सुबह से रात तक घर का सारा काम, कुणाल का भोजन, वंदना के कपड़े, और बदले में मुझे मिलता था सिर्फ तिरस्कार और ताने। जब मैंने नौकरी करनी चाही तो कहा गया कि मेरे घर से बाहर निकलने पर समाज में बदनामी होगी। जब मैं रोती थी तो मुझे मानसिक रोगी कहा जाता था। जब मैं कुछ कहती थी तो मुझे बदतमीज घोषित कर दिया जाता था। उन्होंने मुझे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उसी टूटे हुए खंडहर में मैंने अपनी सफलता की नींव रख दी थी। लोगों को लगता था कि मैं एक छोटे से चिकित्सालय में सिर्फ मालिश का काम करती हूं, पर उन्हें मेरे उस संघर्ष का ज्ञान नहीं था जो मैं रातों को जागकर करती थी। मैंने पाई पाई जोड़ी, संपत्तियों के कानून समझे, सरकारी कार्यालयों के धक्के खाए, और अपने हर अपमान को अपनी ऊर्जा में बदल दिया। और आज मैं उस जगह पर वार करने आई थी जिसे वे लोग अपनी बपौती समझते थे। राजमहल समारोह भवन किसी और का नहीं, बल्कि मेरी ही एक गुप्त संस्था का था, जिसकी असली मालकिन मैं स्वयं थी। मैं रिसेप्शन के स्वागत कक्ष के पास पहुंची, जहां फाइलों का एक ढेर रखा हुआ था। मेरी नजर सबसे ऊपर रखी एक पत्रावली पर गई, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अंतिम चेतावनी पत्र, भवन का बीमा लंबित। मेरे हृदय की धड़धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वंदना पिछले 3 वर्षों से भवन के रख रखाव और बीमे के नाम पर सारे रिश्तेदारों से भारी धनराशि वसूल रही थी। वह सारा धन भवन के खाते में नहीं, बल्कि उसके निजी खाते में जा रहा था, और इसके सारे प्रमाण मेरे पास सुरक्षित थे। अब मंच पर उत्सव का मिष्ठान काटने की तैयारी हो रही थी। लोग अपने कैमरे निकाल रहे थे, और रोशनी में वंदना का चेहरा चमक रहा था। उसने हाथ हिलाकर सबको शांत किया और ध्वनि प्रसारक यंत्र हाथ में लेकर कहा, आज मेरा 60वां जन्मोत्सव है, और मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूं। फिर उसने नाटकीय ढंग से अपनी आंखें नम करते हुए कहा, मेरे जीवन में बहुत सी चुनौतियां रहीं। जब मैं इस घर में आई तो एक अनाथ बच्ची थी, जिसे मैंने अपने प्राणों से बढ़कर चाहा। भिड्ड ने सहानुभूति में सिर हिलाए, किसी ने बेचारी वंदना जी कहा, और दुनिया की इस मक्कारी पर मुझे घिन आ गई। वंदना ने मेरी तरफ इशारा करते हुए अत्यंत मधुर स्वर में कहा, आप सब जानते हैं कि हमारी जिया थोड़ी मानसिक रूप से कमजोर है, इसे फैसले लेने में कठिनाई होती है। मुट्ठी कसते हुए मैंने अपने उफनते क्रोध को रोका, क्योंकि अब वह अपने सबसे घिनौने षड्यंत्र को अंजाम देने वाली थी। हम सब चाहते हैं कि जिया सुरक्षित रहे, इसलिए हमने इसके लिए एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था की है। वंदना का इशारा पाते ही कुणाल हाथ में एक वैधानिक पत्रावली लेकर मंच की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक थी। मेरे पिता ने भी अपना गला साफ किया, मानो वे भी इस महापाप में अपनी मौन स्वीकृति देने को तैयार बैठे थे। कुणाल ने पत्रावली खोलकर सबके सामने हवा में लहराई। यह एक वैधानिक अनुबंध है, जिससे जिया दीदी की संपत्ति और उनके अधिकार हमारे संरक्षण में सुरक्षित रहेंगे। भिड्डन में से किसी ने अचरज से कहा, अरे, इसके पास संपत्ति भी है। वंदना ने तुरंत बात पलटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, यह तो बस इसके भविष्य की देखभाल के लिए है। कुणाल ने मेरे सामने वह पत्रावली और कलम बढ़ाते हुए कहा, दीदी, बस यहाँ हस्ताक्षर कर दो, इसके बाद हम तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार देंगे। आसपास खड़दीदी महिलाओं ने मुझे घेर लिया। मेरे पिता ने कठोर स्वर में कहा, जिया, तमाशा मत करो, घर की बात है, चुपचाप हस्ताक्षर कर दो। मेरी छाती में एक भयानक पीड़ा उठी। मेरा अपना पिता मुझे लूटने के षड्यंत्र में इन भेदियों के साथ खद्दा था। मैंने कलम पकड़दाच ली।
कुणाल की आंखों में जीत की लालच भरी चमक दौड़ गई और डॉली मौसी ने राहत की सांस ली। मैंने कलम को पन्ने पर रखा, लेकिन हस्ताक्षर करने के बजाय एक क्षण रुकी और अत्यंत शांत स्वर में पूछा, मैं क्या हस्ताक्षर कर रही हूं? कुणाल ने झुंझलाते हुए कहा, यह सब वैधानिक भाषा है दीदी, तुम्हें समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हस्ताक्षर करो। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मुझे समझने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर मेरे अधिकारों को छीनने वाले इन कागजों पर मेरे हस्ताक्षर क्यों चाहिए? वंदना ने बीच बचाव करते हुए कहा, बेटा, तुम बात को गलत मत समझो, तुम मानसिक तनाव में हो, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। मैंने कलम को हवा में उछाला और उसे दूर फेंकते हुए कहा, मैं इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं करूंगी। पूरे कक्ष में एक सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने सांस रोक ली हो। कुणाल का चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास है दीदी, तमाशा करना बंद करो। डॉली मौसी ने तुरंत अपने बटुए से एक लिफाफा निकाला और चिल्लाकर बोली, हमारे पास बड़े चिकित्सक का प्रमाण पत्र है कि जिया की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसे हमारे संरक्षण की आवश्यकता है। वे मुझे पागल घोषित करके मेरी आजादी को हमेशा के लिए जंजीरों में जकड़ना चाहते थे। यह उनका अंतिम अस्त्र था। मैंने बहुत ही धीमे और घातक स्वर में पूछा, यह चिकित्सक कौन है और उसने मुझे बिना देखे यह प्रमाण पत्र कैसे दे दिया? कुणाल आपे से बाहर हो गया और पूरी भिड्ड के सामने चीख पड़ा, बस बहुत हो गया तेरा नाटक। सच बताऊं तो हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार यही होगा कि तू इस दुनिया से ही गायब हो जाए। उसके इन नीच शब्दों ने पूरे माहौल को जमा दिया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, पर मेरे पिता अब भी मौन बैठे रहे। मैंने रोने के बजाय अपनी रीढ़ को सीधा किया और मेरी आंखों में जो खौफनाक शांति थी, उसे देखकर कुणाल भी एक पल के लिए सहम गया। मैंने मंच की ओर एक कदम बढ़ाया और कहा, अगर यह उत्सव है, तो फिर आज इस उत्सव में सच भी पूरे वस्त्र उतार कर नाचेगा। ठीक उसी क्षण मुख्य द्वार से एक भारी हलचल हुई और भवन का मुख्य प्रबंधक दो सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर कठोरता थी। वह सीधा मंच की ओर बढ़ा और उसे देखते ही वंदना के चेहरे का रंग उडड्डे आछ गया। प्रबंधक ने ऊंची और कड़ड्डे एच का आवाज में कहा, क्षमा करें महोदया, किंतु हमें यह आयोजन अभी इसी क्षण रोकना होगा। वंदना ने हकले स्वर में कहा, क्या क्या हुआ? यह सब क्या है? प्रबंधक के साथ आए अधिकारी ने अपनी पत्रावली खोली और बोला, महोदया, इस भवन के बीमा की किश्त महीनों से लंबित है और जो रखरखाव कोष आपने इकट्ठा किया है, वह संस्था के खाते में नहीं पहुंचा है। यह सुनते ही भीड्डा में हड्ड-कंप मच गया। रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। एक बुजुर्ग चिल्लाए, अरे, हमने तो वंदना जी को हर महीने नकद धन दिया है। किसी और ने कहा, मेरी तो अगले महीने बेटी की शादी है, मेरे पैसों का क्या हुआ? वंदना के हाथ से ध्वनि प्रसारक यंत्र कांपने लगा। यह यह सब एक गलतफहमी है, मैं सब स्पष्ट कर दूंगी। अधिकारी ने उसे बीच में काटते हुए कहा, महोदया, हमें यह भी स्पष्टीकरण चाहिए कि इस भवन का असली स्वामी कौन है, क्योंकि वैधानिक रिकॉर्ड के अनुसार इस भवन की मालकिन आप नहीं हैं। पूरे कक्ष में मृत्यु के समान सन्नाटा पसर गया। कुणाल के हाथों से वह झूठा अनुबंध नीचे गिर पड़ा और डॉली मौसी थर थर कांपने लगी। वंदना की आंखें फटी रह गईं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? यह भवन हमारा है। अधिकारी ने ऊंची आवाज में वह पन्ना पढ़ा। राजमहल समारोह भवन की वैधानिक मालकिन, क्या इस भवन की असली मालकिन यहां उपस्थित हैं? यह वह क्षण था जिसके लिए मैंने अपने जीवन के सबसे सुनहरे वर्ष राख में मिला दिए थे। मैं भीड़च के बीच से चीरते हुए आगे बढ़ी। मेरे हाथ में मेरी अपनी पत्रावली थी। मैंने मंच के ठीक नीचे खड़ेदेहे होकर अत्यंत स्पष्ट और वज्र के समान कठोर आवाज में कहा, हाँ, मैं हूं इस भवन की असली मालकिन। मेरे इन दो शब्दों ने उस कक्ष में जैसे भूचाल ला दिया। कुणाल मुझे ऐसे देखने लगा मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो और वंदना के चेहरे की सारी झुर्रियां एक साथ उभर आईं। वंदना ने चीखते हुए कहा, यह झूठ है, यह लड्डी एच की मानसिक रोगी है, यह पागल है। मैंने अपनी पत्रावली खोली और पहला पन्ना अधिकारी के हाथ में थमाते हुए कहा, यह रहा संस्था का वैधानिक पंजीकरण पत्र, आप स्वयं जांच लें।
अधिकारी ने उसे ध्यान से देखा और भीडएच की तरफ मुद्दाकर घोषणा की, यह सत्य है, दस्तावेजों के अनुसार जियाजी ही इस पूरी संपत्ति की मालकिन है। भीडैच में कोलाहल मच गया। जिस लडैचकी को वे पल भर पहले बेचारी और पागल कह रहे थे, वह उनकी हैसियत से भी बद्धी निकली। मैंने दूसरा पन्ना निकाला और वंदना के मुंह पर मारते हुए कहा, और यह रहे बैंक खाते के लेन देन के प्रमाण, जहां वंदना जी ने भवन के नाम पर लिया गया सारा धन अपने निजी खाते में भेजा है। वंदना का अहंकार भरभरा कर गिर पद्दहा। वह पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी। उसके पाप का गड्ढा बीच चौराहे पर फूट चुका था। मैंने पूरी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, आपने मुझे कमजोर समझा क्योंकि मैं चुप थी, लेकिन मेरी चुप्पी मेरा डर नहीं, मेरा षड्यंत्र था तुम्हें तुम्हारे ही बुने जाल में फंसाने का। मेरे पिता पहली बार अपनी जगह से उठे। उनका शरीर कांप रहा था। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, जिया बेटी। मैंने उन्हें वहीं रोक दिया। पिताजी, मां की अनाथ बेटी को लावारिस समझने की भूल आपने की थी। आपने मुझे इस घर में दासी बनाकर रखा। अब मुझे बेटी कहने का अधिकार आप खो चुके हैं। अधिकारी ने वंदना की ओर मुद्द कर कठोरता से कहा, महोदया, गबन और धोखाधड़ी के आरोप में आपको अभी हमारे साथ कार्यालय चलना होगा। कुणाल का घमंड मिट्टी में मिल चुका था। वह सिर झुकाए खद्धा था। उसके पास अब मुझे अपमानित करने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। मैंने वंदना की आंखों में देखा और कहा, जिस पागलखाने का रास्ता आप मेरे लिए बना रही थीं, अब उसी रास्ते पर आपको कानून के साथ चलना होगा। मैंने पलटकर बाहर की ओर कदम बढ़ाए। भी डच मेरे लिए ऐसे रास्ता छोड़ रही थी जैसे किसी महारानी के लिए छोड़ा जाता है। अब मेरी पीठ पर कोई ताना नहीं था। हवा में अब कोई बेचारी शब्द नहीं था। बस एक खौफनाक सन्नाटा था जो मेरी विजय का उद्घोष कर रहा था। मैंने भवन के बाहर आकर खुली हवा में एक गहरी सांस ली। आज मेरी आत्मा आजाद थी।